हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर करने वाले हैं प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है वो पूछे गए हैं। तो सारे के सारे जितने हम क्वेश्चंस आज लेंगे वो सारे के सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। आपने थंबनेल में जरूर देख लिया होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस क्वेश्चंस के साथ। तो फ्रेंड्स, मैं काफी दिन बाद यहाँ पर आ पाया हूँ बोर्ड में, क्योंकि कई कारणवश टाइम नहीं मिल पाता था, इसलिए माफी चाहता हूँ। और आज हम धमाकेदार क्वेश्चन करेंगे और ट्रिक के साथ करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, क्योंकि एग्जाम आपका पास है और एग्जाम के लिए आपके बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। हर एक टाइप के क्वेश्चंस लेंगे, हर एक चैप्टर से हो सकते हैं, तो मिक्स क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आप तक वीडियो हम पहुंचाते रहें। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि किसी स्कूल में अध्यापकों और छात्रों का अनुपात 1:25 है। मतलब अगर एक अध्यापक है तो 25 कितने हैं छात्र हैं। मतलब पहले अध्यापक लिखा है तो पहला अनुपात अध्यापक का होगा, दूसरा छात्र का है तो दूसरा छात्र का। समझ गए? क्या कह रहा है, यदि 36 छात्र और आ जाते हैं तो अनुपात 1:28 हो जाता है। मतलब एक छात्र टीचर तो रहेगा और हो जाता है। तो क्या करेंगे आगे, अध्यापकों की संख्या बतानी है कितनी है। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन मुश्किल से आप 15 सेकंड में इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कैसे, 15 सेकंड भी बहुत ज्यादा है, 5 सेकंड या 8 सेकंड लगेगा। देखो कैसे। अब देखो यहाँ पर कह रहा है अध्यापकों और छात्रों का अनुपात। तो पहले देखो यहाँ पर हो गया 1:, कितना दिया है, 25 दिया है पहले वाला, तो हमने लिख लिया 1:25। समझ गए आप? दूसरा अनुपात कितना है, 1:28, तो उसके नीचे आप लिख लो 1:28। हो गया इतना। अब देखो पहला वाला जो है वो अध्यापक है, तो अध्यापक को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टीचर, यानी कि टी हो जाएगा, और विद्यार्थी को लिख देता हूँ एस से, यानी कि स्टूडेंट हो जाएगा। आप समझ जाना। अब देखो कह रहा है कि यदि 36 छात्र और आ जाते हैं, तो आते कौन है, छात्र। मतलब टीचर अगर पहले एक था तो टीचर एक अभी भी है, वो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो तो आया नहीं। अब छात्र चेंज हो रहा है, 25 छात्र थे, अब कितने हो गए, 28 हमारे हिसाब से। तो अब देखो, अगर हम ये कहेंगे 25 थे और 28 हो गए हैं अब, तो इसका मतलब कि अब ज्यादा हो गए, पहले कम थे। तो इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है, 28 में से अगर हम 25 हटा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 28 - 25 हो जाएगा, तो मतलब आएगा 3। यानी कि हमारे हिसाब से वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 3, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से कितना आ रहा है, कितना, 36 छात्र। 36 छात्र ही तो बढ़े हैं, और हमारे हिसाब से अनुपात में कितने बढ़े, 3 बढ़े हैं, और यहाँ के हिसाब से 36 बढ़े हैं छात्र। तो देखो, छात्र का अनुपात छात्र के सामने लिखोगे, टीचर होता तो ये वाला हम कैलकुलेशन करते। समझ गए? अब देखो 36 छात्र है, तो इसको कर दो 36, क्योंकि 36 ही तो बढ़ा हुआ है 3 के बराबर। अब देखो 3 की वैल्यू है 36, तो 1 की बराबर क्या हो जाएगी, 36, और ये नीचे चला जाएगा तो बचेगा 3। मतलब हम कहेंगे 12 3 36, तो 1 यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। मतलब अगर कहीं पर 1 लिखा है तो उसका मतलब है 12। और यहाँ पर देखो कह रहा है कि अध्यापकों की संख्या, तो अध्यापकों की संख्या पहले भी 1 थी और यहाँ भी 1 थी अनुपात में। अब 1 की रियल में वैल्यू कितनी है, 12, तो हमारा अध्यापक कितने हो जाएंगे, 12। यानी कि हम कहेंगे अध्यापकों की संख्या, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, अध्यापकों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी 12। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, और कमेंट सेक्शन में हम आपको बता देंगे। ठीक है, फिर भी अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा देख सकते हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यदि ए की आयु 20 से 30% अधिक है तो बी की आयु ए से कितने प्रतिशत कम है। ऐसे क्वेश्चन देखने में कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन आज के बाद जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो कैसे। सबसे पहले देखो कि यहाँ पर परसेंटेज क्या लिखा है, 30% लिखा है, तो सबसे पहले आप लिख लो यहाँ पर 30, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 30। नीचे आप डिवाइड करो। अगर कहीं पर लिखा हो अधिक, क्या लिखा हो, अधिक, अगर अधिक लिखा है तो 100 में से ये जोड़ दो, यानी कि हम कहेंगे अधिक का मतलब है कि 100 प्लस ये 30 है, तो यही वाला 30 आप लिख दो। तो इसका मतलब हो जाएगा 30 बटे कितना, 130। ये बात समझ में आ गई। अधिक था 30%, तो 100 प्लस 30 करा। अगर 40 अधिक होता तो 100 प्लस 40 यानी कि 140। यहाँ पर 130 आ गया, गुणा कर दो आप 100 से, तो यहाँ पर देखो
जीरो से जीरो कट जाएगा तो हम कहेंगे बचेगा 300 बटे बचेगा 13, इतना आएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पर हम कहेंगे 13 दूनी 26 और यहाँ पर बचेगा 4, तो ये हो जाएगा 40, तो 40 हो जाएगा, 13 3 39, एक बचेगा तो लिखा 1 और नीचे आएगा 13, तो हम कहेंगे 13। बस आंसर हो गया हमारा। समझ गए आप कितना आसान है। अगर ज्यादा लिखा हो तो ऊपर वाला तो लिखना ही लिखना है सेम, जैसे 30% है तो 30 लिखना है, 50 होता तो 50 लिखते, लेकिन ज्यादा है यानी कि अधिक है तो 100 प्लस इतना जो भी ज्यादा हो, बस 100 से गुणा करा दो आंसर। अब ऐसे ही टाइप का एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें से अधिक नहीं कम दिया होगा, इसको देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं और चेंज करके क्वेश्चन लिखते हैं, ये समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट आप चाहे तो इसका ले सकते हैं। समझाने के लिए मैंने आपको इसी क्वेश्चन में चेंज कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्लियर आपके सामने ही कर दिया है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पर 20% हमने बोला था, जो परसेंट है उसको आप नोट कर लो, तो परसेंट का मतलब क्या है 20 है, तो यहाँ पर आप लिख लोगे 20। अब देखो यहाँ पर बात हो रही है कम है, तो कम हमने क्या बोला कि 100 तो लिखना ही लिखना है आपको, ये 100 लिखना ही लिखना है, और कम है तो माइनस करेंगे कौन सा, यही वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे 20। ठीक है, अब आगे आते हैं, इंटू हो जाएगा 20 बटे 80 हो जाएगा, समझ गए होंगे क्योंकि 100 में 20 हटाएंगे तो 80 आएगा, गुणे आप कर दो यहाँ पर 100। ठीक है, अब देखो अगर इसको हम काटेंगे तो हो जाएगा 20 से कम 20, अब 20 चौको 80 होता है, तो ये आएगा ऊपर आएगा 100, तो लिखेंगे 100 बटे 4। ठीक है, ऐसे आएगा। अब इसको आगे अगर हम लिखेंगे तो ये आएगा 25, यानी कि 25 चौको क्या होता है 100, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 25%। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन जैसे आएंगे तो कैसे आपको सॉल्व करना है। आप देखते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कैसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार का कैसे पूछा जाता है और उसको कैसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन कर रहा है, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, आप देखना ट्रिक में कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ये सारे के सारे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो, एक फल विक्रेता ने 60 संतरे 10 रुपए में 12 के भाव से खरीदा, यानी कि कहने का मतलब है कि उसने 10 रुपए के हिसाब से 12, यानी कि 10 रुपए के 12 के हिसाब से उन्होंने कुल 60 संतरे खरीदे तथा 12 रुपए में 10 के भाव से बेच दिया, यानी कि 12 रुपए में 10 संतरे बेचे, लेकिन बेचे कितने, 60 के 60 बेचे, जितने खरीदे उतने सारे, लेकिन 10 संतरे 12 के हिसाब से। लाभ हानि का प्रतिशत ज्ञात करो, यानी कि उसका लाभ हुआ या फिर हानि हुआ, कितने रुपए का हुआ, कितने प्रतिशत का हुआ, इन सबको देखेंगे, लेकिन एक साथ देखेंगे। ठीक है, एक ही ट्रिक से इन सबको निपटाएंगे आज। देखो कैसे, यहाँ पर क्या है, जब कभी ऐसा हो कि इतने के भाव से खरीदा, इतने के भाव से इतने बेचा, तो हमेशा एक काम करना, सबसे पहले देखो रेट लिखा है और ये कीमत लिखी है, यानी कि रेट लिखा है और ये उसकी कितने वस्तुएं हैं ये लिखा। तो देखो सबसे पहले लिख दो 10 रुपए है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर रुपए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रुपए, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ संतरे, संतरे तो खरीदे हैं तो संतरे। अब आगे देखो, कह रहा है कि 12 संतरे, तो 10 रुपए में कितने खरीदे, 12 संतरे उसने खरीद लिए। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, कह रहा है कि 12 रुपए में 10 के हिसाब से बेच दिया, तो नीचे लिखो बेच दिया मतलब विक्रय मूल्य, तो 12 रुपए के हिसाब से, तो रुपए के नीचे आप रुपए लिखेंगे और संतरे के नीचे संतरे लिखेंगे, तो यहाँ पर 10 के भाव से, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 10। उम्मीद है इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखो जरा सा कि हम एक काम करते हैं, या तो हम संतरों को बराबर कर लें या रुपए को बराबर कर लें, किसी एक वैल्यू को बराबर करना है, तो हम क्या करते हैं, संतरों का मूल्य बराबर करते हैं, यानी कि संतरों की जो संख्या है वो बराबर करते हैं। अब देखो यहां पर मैं क्या करूं कि अगर इधर 5 से गुणा कर दिया जाए तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, और नीचे अगर 6 से गुणा कर दिया जाए तो 6 दाम 60 बराबर हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहां पर गुणा कर दो 5 से, जब यहां गुणा करेंगे 5 से तो इधर भी हमें गुणा करना पड़ेगा, किससे, 5 से। अब यहां पर देखो, अब हमने किया है इसको 60 बनाया, तो इसको 60 बनाने के लिए 6 से गुणा, और इसको 60 बनाने के, इसको तो बनाना नहीं, इसको बनाना है, ये कुछ भी बन जाए इससे मतलब नहीं है। अब देखो नीचे अगर ध्यान से देखोगे तो ये हो गया कितना, ये हो गया यहाँ पर 60 और ये भी हो गया यहाँ पर 60, लेकिन हमारा मूल्य जो निकल करके आया है वो आया है यहाँ पर 50 रुपए, और यहाँ पर कितना है 12 छंग 72 रुपए। कुल मिला के अगर हम ये कहें कि उसने खरीदे कितने रुपए, 50 रुपए लगाए थे, उसको विक्रय मूल्य करने के बाद 72 रुपए मिले, तो अब आप कहोगे यहाँ पर कि लाभ कितना हुआ है, तो लाभ का मतलब क्या होता है कि जितने रुपए में बेचा
और जितने रुपए खर्च किए वो दोनों का घटा दो, यानी कि हम कहेंगे 72 रुपए उसने बेचे हैं और 50 रुपए अपनी जेब से लगाए थे, तो 50 घटा दो तो कितने का लाभ हुआ उसको, ये हुआ उसको कुल मिला के 22 रुपए का लाभ हुआ रुपए। और यहां पर पूछ रहा है प्रतिशत, तो ये तो हो गई रुपए की बात। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है, लाभ प्रतिशत, लाभ हुआ है 22 रुपए का, तो यहाँ पर लिखो लाभ, यहाँ पर लिख दो लाभ और नीचे लिखते हैं जितने रुपए उसने खर्च करे थे अपनी जेब से, यानी कि क्रय मूल्य क्या था। तो क्रय मूल्य कितना था, 50 रुपए था, पहले वाली वैल्यू 50 खर्च करके उसने क्या करे 60 संतरे खरीदे थे, तो 50 रुपए लगाए थे, तो नीचे लिख दो यहाँ पर 50 और गुणे करा दो यहाँ पर 100, तो 100 से जब गुणा कराएंगे तो 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, इसके नीचे अगर 1 मान लेंगे तो नीचे वाला ऊपर वाले से कट जाता है, ये नीचे वाला इससे कट जाएगा, तो देखो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, इसका मतलब हो जाएगा 22 गुणे 2, मतलब हो जाएगा 22 दूनी 44 प्रतिशत जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक से हमने बताया है। इसको हमने आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगाया है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आएंगे ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो विद इन सेकंड आप इनको कर पाएंगे बहुत आसानी के साथ से। तो अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर नए लेवल का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा टफ किया हमने। अब देखो कह रहा है ए की क्षमता बी की क्षमता की तिगुनी है, यानी कि 3 गुना है, दोनों मिलकर काम को 15 दिनों में कर लेते हैं, तो बी को कितने दिनों में करे, बी काम को कितने दिनों में करेगा, यानी कि उस काम को दोनों लोग अगर मिल जाते हैं तो कितने दिन में कर लेते हैं 15 दिन में। लेकिन अगर बी अकेला छोड़ दे कि तुम ही भैया करके दिखाओ, बी वाले से कहा जाए तो वो कितने दिन में कर लेगा। तो इसको देखो कैसे आसानी से करेंगे। यहां पर देखो पहले मान लो कि यहां पर ए लिखा है और यहां पर लिखा है बी, ठीक है। ए की क्षमता बी की क्षमता की तिगुनी है, तो मान लिया हमने कि बी की क्षमता है 1 और तिगुनी है ए की क्षमता, तो ए को हम कहेंगे यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, मतलब अगर ए 3 काम करेगा तो उतने ही समय बी केवल 1 काम कर पाएगा। अब आगे आते हैं, दोनों मिलकर काम को 15 दिनों में करते हैं, तो मतलब अगर हम कुल मिलाकर ये कहें कि इन दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 + 1 बराबर हो जाएगी 4, यानी कि 4 क्षमता से काम होता है ना। देखो 3 ये है 1 ये है, 4 क्षमताएं हो गई और 15 दिन में काम पूरा होता है जब 4 के हिसाब से करा जाता है। तो मतलब अगर हम कहें कि 15 के हिसाब से 15 दिन में काम होता है 4 के हिसाब से, तो गुणे 4 कर दो, कुल मिलाकर हमारा जो काम है वो कितना आ गया 60 काम, ठीक है भाई। 15 दिन लगेंगे, 4 के हिसाब से 4 करेगा, फिर दूसरे दिन 8 करेंगे, 3 दिन में 12 करेंगे, ऐसे करके यहाँ पर 15 दिन करेंगे तो 60 काम हो जाएगा। कुल मिलाकर 60 काम हमारे पास आ गया। अब क्या कह रहा है कि बी काम को कितने दिनों में करेगा, तो काम कितना 60। अब बी अपनी क्षमता से ही तो करेगा, तो बी की क्षमता कितनी है 1, जब 1 क्षमता है तो 1 दिन में 1 काम करेगा, अगले दिन दूसरा काम करेगा, 3 दिन में 3 काम करेगा, 5 दिन में 5, वैसे 60 दिन में 60। कैसे, अब यहाँ देखो टोटल काम 60, टोटल क्षमता से डिवाइड कर दो, क्षमता किसकी है बी की 1 ही है, तो यहाँ पर कर दो 1, तो 60 का भाग 1 से दोगे तो क्या आएगा 60, यानी कि काम कितने दिन में बी करेगा 60 दिनों में इसको पूरा करेगा, ठीक है 60 दिनों में। तो 60 दिनों में इसको पूरा करेगा कौन, बी करेगा, समझ गए होंगे। अगर मान लो इसकी क्षमता अलग होती, इसकी क्षमता 5 होती, इसकी क्षमता 3 होती, तब काम को 5 से डिवाइड कर दे। अगर 8 क्षमता होती तो 8 से डिवाइड करते। काम यही रहता कि टोटल काम हमने निकाल लिया ना इसको ये। तो अब ये उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। यदि हॉल का क्षेत्रफल 432 मीटर स्क्वायर है तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताना है। अब देखो इसमें क्या है कि चौड़ाई दिया है, लंबाई दिया है, और हमारा जो हॉल है वो कैसा है आयताकार, तो इसका मतलब हमारा जो हॉल होगा कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसे मान लो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा हॉल होगा। अब ये इसकी क्या हो जाती है आप भी जानते हैं, ये होती है लंबाई, बड़ी वाली जो लाइन होती है लंबाई होती है और छोटी वाली चौड़ाई होती है, तो इसको हमने बोल दिया वो क्या है चौड़ाई है, ठीक है ऐसे करके। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, कह रहा है कि चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। मतलब अगर हम यहाँ पर ये कह दे 3/4 का मतलब होता है 3/4,
ठीक है, एक तिहाई बोलेगा तो 1/3 हो जाएगा, ऐसा करके। अब देखो कह रहा है चौड़ाई उसकी लंबाई की, तो चौड़ाई तो हमेशा कम होती है, लंबाई हमेशा ज्यादा होती है, तो चौड़ाई कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी चौड़ाई। तो चौड़ाई मान लो एक हिसाब से 3 है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4। अब देखो क्या कह रहा है, ये की चौथाई है, मतलब 3 मीटर अगर ये है तो 4 मीटर इसकी लंबाई होगी। अब ये अनुपात में है, तो अनुपात में क्या मतलब कि यहां पर अगर हम लिखते हैं क्या, चौड़ाई, और यहां पर लिखते हैं लंबाई, तो चौड़ाई है इसकी 3x। x हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये अनुपात है, रियल नंबर नहीं है, ठीक है। अब देखो लंबाई कितनी है 4, तो यहां पर लिख दो 4x, समझ गए आप। अब देखो कह रहा है कि यदि हॉल का क्षेत्रफल 432 मीटर स्क्वायर है, तो 32 मीटर मतलब कि आयताकार जो होता है, यानी कि हम कहते हैं आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई और गुणे में चौड़ाई, जो होता है वही हमारा क्षेत्रफल इसका निकलता है। तो अब देखो क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, और हम अगर लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x गुणे 4x, और बराबर में कितना, हमारे हिसाब से ये हो जाएगा, क्योंकि देखो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, हमारे हिसाब से लंबाई और गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन का क्षेत्रफल कितना है, 432 मीटर, तो इसके बराबर रख दो, तो ये हो जाएगा 432, ठीक है। अब मीटर नहीं लिखते आगे, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यूनिट हम बाद में लिखेंगे, मीटर पीटर जो भी है। अब देखो 4 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और x और x कितने x हो गए, 2। तो जब कभी भी गुणा लगा होता है बीच में, तो x 1 लिख करके कितने बार x लिखा है, 2 बार, तो ऊपर पावर लगा दो, यानी कि x है और x यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और 432 ये वैसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। अब आगे देखो, अब 12 है तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पर x स्क्वायर, ये हो जाएगा 432, और बटे में नीचे क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर बटे में आ जाएगा 12, ठीक है। अब इसको अगर हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 12 3 36, तो 3 लिख दो, और ये आ जाएगा 12 6 72, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, ठीक। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। अब क्या कह रहा था, लंबाई और चौड़ाई का अंतर, तो हमारे हिसाब से देखो लंबाई ये थी, चौड़ाई ये थी, ठीक है, तो लंबाई ये थी, चौड़ाई ये थी। अब अगर हम अंतर निकालेंगे तो यहां पर मैं लिख देता हूं अंतर बराबर क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3x, मतलब हमारे हिसाब से अंतर कितना आया, x का आया, और x की वैल्यू क्या है, 6, तो हमारे हिसाब से आंसर आ जाएगा 6, यानी कि 6 मीटर का अंतर है। दूसरा क्या तरीका है, 6 की वैल्यू यहां रख दो, 6 त्रिक 18 आ जाएगा, तो 18 हो जाएगी इसकी चौड़ाई, और 6 की वैल्यू यहां रख दो, 6 चौक 24, तो इन दोनों की लंबाई और चौड़ाई का अंतर निकाल लो, 24 में से 18 गया तो 6 ऐसे भी आएगा और 6 ऐसे भी आएगा, जैसे आपको समझ में आए वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि एक व्यक्ति एक जगह 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से गया, मतलब उसकी स्पीड कितनी थी, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया, उसकी औसत चाल ज्ञात करना है। मतलब मान लो कि जैसे कह दो कि यहाँ पर ए बिंदु है, यहां से गया और ये बी तक गया, तो पहले ये जाएगा और फिर जाएगा तो फिर वापस आएगा भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वापस आया, तो इसका मतलब दूरी तो बराबर है ना इसकी, भाई जितना दूर जाएगा उतनी ही दूर तो आएगा, एक्स्ट्रा तो हो नहीं पाएगा। तो मतलब जब कभी भी सेम दूरी हो कि जितना जाए उतनी ही दूरी को वापस आए, तो उसकी औसत चाल को ज्ञात करने का ये शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, ये देखते हैं। यहां से देखो पहली चाल मान लो हमारे पास दिया है क्या, 4, तो मान लो हम इसको कह देते हैं x की वैल्यू 4 है, और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, दूसरी वाली को हम कह देते हैं 16, ठीक है, जो कि 16 दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर a भी लिख सकते हैं, p q कुछ भी लिख सकते हैं, हमने समझाने के लिए x की वैल्यू y की वैल्यू लिख दिया है, ये दिया था पहली, दूसरी वाली को हम दूसरी मान लेते हैं। अब देखो औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं औसत चाल, औसत चाल का हो जाएगा फार्मूला 2 इंटू मतलब गुणा x गुणे y, अपान में क्या हो जाएगा x प्लस y, समझ गए आप। मतलब कहने का कि 2 लिखो और गुणे में ये दो चालें लिखी है, दोनों का गुणा करा दो, ये गुणे करा दो, तो हो जाएगा 4, और गुणे में हो जाएगा यहाँ पर 16, और नीचे क्या लिखना है हमको, दोनों चालों का योग, यानी कि
4 प्लस 16 कितना होता है, ये होता है 20। आगे इसको ले जाते हैं तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8 गुणे 16 बटे कितना आ जाएगा 20। अब इसको काटते हैं, देखो 4 पंचे 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, समझ गया आप। तो मतलब आगे क्या आ जाएगा 2 गुणे 16, 2 गुणे क्या आएगा 16 और नीचे क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ पर लिख दो आप 5। मतलब हो गया यहाँ पर हो जाएगा 16 दूनी 32, तो लिखेंगे 32 और बटे आ जाएगा 5। अब इसको काटेंगे तो 5 6 क्या होता है 30 और यहाँ पर आएगा 2 बचे 20, यानी कि हो जाएगा 6.4 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, आप समझ जाना, ऐसे आएगी इसकी एवरेज चाल जो होगी। अब फ्रेंड्स अगर आपके लिए क्वेश्चन मैं यहाँ से बनाऊं, मान लो इसकी वैल्यू हम थोड़ी देर के लिए कर दें यहाँ पर 6 और इसकी वैल्यू यहाँ पर हम कर देते हैं थोड़ी देर के लिए कितनी 18। ठीक है, तो अब आपको बताना है यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा। कमेंट सेक्शन में देखते हैं किसका जवाब सही आता है। तो अपनी पेन कॉपी उठाइए और सेकंडों में इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिए और जो आंसर आ रहा है कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ, नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम नई नई वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।